Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. अब तक हमने जो भी बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग किया है उस सिलेबस को CMA फाउंडेशन के सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं. हालांकि ये जो सिलेबस है वो सबको काम लग सकता है. दैट इज BCom, BBA, CA, CMA सबको काम लग सकता है. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब में है. ठीक है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक. ठीक है, लाइक भी हिट करना. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक हिट करो. चलो, अब ये टॉपिक है क्या. दो टॉपिक है इसके अंदर, दो वीडियो लगेंगे. एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज, दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज मतलब, कॉजी का मतलब होता है कि ये बाइंड, लीगली बाइंड नहीं होता, थ्रू एक्ट और कंडक्ट आपके ऊपर बाइंड हो जाता है. मतलब एक एग्जांपल दूं आपको, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप बोलोगे हाँ सर समझ तो आ रहा है. देखो, सपोज ए है और बी, दो पार्टी है, मान लेते हैं ए और बी दो पार्टी है. ठीक है. बी ने ए के पास से गुड्स परचेज किया था. बी ने ए के पास से गुड्स परचेज किया था. ठीक है. बी ने बोला था ए को कि मेरे घर के ऊपर डिलीवर कर देना. ठीक है. बी ने ए को बोला था मेरे घर के ऊपर डिलीवर कर देना. अब ए ने डिलीवर कर दिया सी, कोई थर्ड पर्सन को. ए ने डिलीवर कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, सी के ऊपर डिलीवर. ए बी को डिलीवर करने की जगह पे सी को डिलीवर कर दिया. अब सी ने वो प्रोडक्ट देखा, सी को वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया. सी को वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया. सी ने यूज कर दिया वो प्रोडक्ट को. सी ने यूज कर दिया वो प्रोडक्ट को. तो अब बोलो, प्रोमिसर और प्रोमिसी तो कौन था. यहां पे प्रोमिसर तो ये था, प्रॉमिस तो इसने किया था कि मैं तुझे पैसे दूंगा. क्या अब बी पैसे देगा ए को. सर बी तो पैसे देगा नहीं. अब यहां पे तो ट्रांजेक्शन तो ए और सी, मतलब प्रोमिसी और थर्ड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया यहाँ पे, तो है कि नहीं है. तो अब सर ये प्रोमिसर ये बन गया और ये प्रोमिस ही बन गया, तो क्या ये सी को पैसे देने चाहिए ए को. हाँ, एज पर लॉ, एज पर लॉ ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है जहां पे थर्ड पर्सन बेनिफिट ले लेता है विदाउट इवन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस लॉ ऐसा बोलता है कि अगर आपने यूज किया है ये प्रोडक्ट को तो लॉ सी को बाइंड कर देगा कि सी शुड पे ए. सी को पे करना पड़ेगा ए को. क्यों, क्योंकि ये पैसे, क्योंकि उसने यूज कर लिया गुड्स को, तो ये उसको पैसे देना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. तो ये दोनों के बीच में बाइंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. क्यों, क्योंकि सी ने वो गुड्स यूज कर लिया ना. है कि नहीं है. डन. तो इसको बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कैसे हुआ, क्या ए और सी मिले एक दूसरे को. सर मिले ही नहीं थे. कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सर. कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारी डेफिनेशन क्या थी सर, ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए तब जाके होगा सर. ऑफर एक्सेप्टेंस मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बाद एनफोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए. क्या हो गई, मुझे बताओ. नहीं हुई. सर ये दोनों के बीच में तो ये कुछ हुआ ही नहीं था. ए और सी के बीच में जो भी हुआ था वो तो ए बी, एक और बी के बीच में हुआ था. जो भी हुआ था वो तो ए और बी के बीच में हुआ था. तो एज पर लॉ ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी और जस्टिस के हिसाब से बाइंड हो गया. मतलब ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं हुआ था, ये लीगली राइट की वजह से ऑब्लिगेशंस हो जाता है. अब ये ऑब्लाइज जो हो गया सी ए को पे करने के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आप लीगली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस अगर नहीं जाते हो, कोई एक्ट या कंडक्ट की वजह से आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाते हो लीगली, तो इन दैट सिनेरियो उसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, चलो जल्दी से समझते हैं, बहुत इजी है ये है. देखो, अंडर under certain circumstances the law creates and enforce legal rights and obligation although the party has never entered into contract. क्या ए और सी एंटर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में. सर नहीं हुए थे. एग्जाम्पल को थोड़ा दिमाग में रखना. such obligation imposed and created by law are known as quasi contracts. इम्पोज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा इम्पोज कर दिया जाता है ये ऑब्लिगेशंस. सी के ऊपर ऑब्लिगेशन अब हो गया, अब दोनों बाइंड हो गए ए और सी. इस ए सी के पास से पैसे ले सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब्स सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय
कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल कर देता है। इंग्लिश लॉ के अंदर इसको बोलते हैं, ये पूछते हैं, हाँ, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम इंग्लिश लॉ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ये पूछते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्ट के थ्रू हो गया, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट हो गया, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। फिर उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रहा हूं, उन्होंने बोला है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। हाँ, जस्टिस मिलना चाहिए ना, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर, जस्टिस होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर ए सी ऐसा बोल दे, देख भाई तूने गलती से मेरे ऊपर गुड्स भेजा था तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो यहाँ पे सी तो रॉन्ग है कि नहीं है, तो इक्विटी एंड जस्टिस कहाँ गया, जस्टिस कहाँ मिला ए को, ए बोलेगा मेरा गुड्स एक तो यूज हो गया और मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो गलत है, तो जस्टिस मिलना चाहिए ना, तो जस्टिस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, ये लॉ बनाया हुआ है, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। जल्दी से एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल है, ए डिलीवर्स गुड्स टू बी मिस्टेकिंग हिम टू बी सी। बोला मैंने मिस्टेकिंग हिम टू बी सी, मतलब ये उल्टा कॉन्ट्रैक्ट है कि ए ने बी को गुड्स भेज दिया, मिस्टेक कर दिया, उसको सी समझ लिया, बी कंज्यूम्स इट, बी ने कंज्यूम कर दिया, बी इज बाउंड टू पे कंपेंसेशन टू ए फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स, बी को पे करना पड़ेगा जो कंज्यूम कर रहा है, इवन विदाउट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इंपोजेस सच ड्यूटी ऑन बी, दिस इज कॉज कॉन्ट्रैक्ट। डन है, मैंने एग्जांपल जो भी बता दिया था। फीचर, फीचर क्या होता है, देखो ये सारे फीचर्स अब भी जो हमने समझे ना वही है, इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ इंपोज करता है, नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट, नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं होता है, इट इज इम्पोज्ड, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इम्पोज ही हो जाता है, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। फिर होता है द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनीवन, एनी पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी ऑफ द पार्टी, इट इज ड्यूटी, कोई प्रॉमिस नहीं होता यहाँ पे, ये ड्यूटी होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा, इट इज, देखो सी की ड्यूटी हो गई ना अब यहाँ पे, पार्टी का कोई प्रॉमिस थोड़ी था, सी ने प्रॉमिस किया था कुछ नहीं, पर ड्यूटी हो गई, इट इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इन द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। राइट अंडर इट इज ऑलवेज राइट टू मनी, दो नॉट ऑलवेज अ लिक्विडेटेड सम ऑफ डैमेजेस, मनी आप मांग सकते हो सामने वाले के पास, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, आप सीधा मनी मांग सकते हो कि आप मेरे गुड्स का पैसे दे दो मुझे, तो राइट टू मनी ये मार्क कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइट टू मनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भी एमसीक्यू पर्पस के लिए, राइट टू मनी कि पैसे ले लो भाई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर राइट होगा, जिस पर्सन ने आपका गुड्स यूटिलाइज कर दिया है, या जिस पर्सन के ऊपर आपके एक्ट के थ्रू बाइंड हो गया है आपके साथ, वो उसके साथ आपका रिलेशन है, पूरे वर्ल्ड के साथ कुछ नहीं है, जिस पर्सन ने आपका गुड्स यूटिलाइज किया है इवन विदाउट बाइंडिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑब्लिगेशन अकर हो गया, तो वो स्पेसिफिक पर्सन के पास से आप पैसे ले सकते हो। अ शूट फॉर ब्रीच मे बी फाइल्ड इन सेम वे, देखो आप ब्रीच ऑफ, अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ सी, यहाँ पे मैं एग्जांपल जो दिया उसमें सी ने कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ भी किया, तो इन दैट सिनारियो कॉम्पिटेंट, मतलब आप फाइल कर सकते हो, शूट फाइल कर सकते हो, लॉ में कोर्ट में जा सकते हो कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया। अब कितने कितने टाइप के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब 5 टाइप के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल और अच्छे अच्छे कंडीशंस है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सारी चीजें याद रह जाएगी। कितने टाइप के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, क्लेम्स फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने माइनर में एक चीज समझाई थी कि नेसेसरी चीज के लिए आप कॉम्पिटेंट, माइनर को आप नेसेसरी चीज के लिए आप क्या करते हो, इनकम्पिटेंट पर्सन को, कोई इनकम्पिटेंट पर्सन है, इनकम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या, माइनर कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, अगर ये 3 पर्सन है जो कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मैंने समझाया है अच्छे से, अगर आपको वो चैप्टर 2.4 चैप्टर है, इससे पहले वाला ही चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हो। देखो कोई पार्टी ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, आपने उसको हेल्प किया, नेसेसरी वाली चीजें आपने उसको प्रोवाइड की, ठीक है, तो अब यहाँ पे बाइंड हो गया ना वो पर्सन। देखो ए है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये ए हो आप और ये बी हूं मैं, ठीक है, मैं तो मेजर हूं आप माइनर हो, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको नेसेसरी वाली चीजें, खाने पीने की चीजें, नेसेसरी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी सामने से, आपने मेरे पास से मांगी नहीं थी कोई चीज, आपने परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको सामने से प्रोवाइड कर दिया, तो ये तो अब क्या हो गया, कुछ एनफोर्सेबिलिटी होगा, कुछ लीगल, कुछ आपने कुछ ऑफर किया, मैंने कुछ एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है सर, पर फिर भी आप लीगली बाउंड हो जाओगे मुझे पे करने के लिए, लीगली बाउंड हो जाओगे मुझे पे करने के, तो ये क्या हुआ, ऑब्लिगेशन हो गया ना आपके ऊपर, राइट टू मनी, मेरे पास राइट है आपके पास मनी क्लेम करने का, क्यों, क्योंकि मैंने लीगली आपको नेसेसरी वाली चीजें प्रोवाइड की है, वो भी किसको,
इनकम्पिटेंट पर्सन को, आप माइनर हो, इनकम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने समझा तो मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो अगर इनकम्पिटेंट पर्सन को आप नेसेसरी वाली चीजें प्रोवाइड करते हो तो आपके पास राइट टू मनी है, इवन इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी आपके पास राइट टू मनी है। इसी वजह से आप वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सेक्शन 68 यही बोलता है। देख लो ये रहा, क्या लिया है उन्होंने, देखो क्लेम ए सप्लाइड बी अ माइनर विद नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स मनी फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी। बट ऑब्वियस है बी की प्रॉपर्टी से वो रिम्बर्स कर सकता है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अब बोलोगे सर पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन ये क्या होता है सर, बताता हूँ क्या है। एग्जांपल लेते हैं सर सारी चीजें का एग्जांपल है हमारे पास। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। ए ने कुछ ऑफर किया था, ए ने कुछ ऑफर किया था, बी ने वो चीज प्रोवाइड करने की बात कर दी। ए ने कुछ ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे और लीगली एनफोर्सेबल भी है, तो ए शुड पे बी। अब ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ए शुड पे बी, ए को बी को पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट करने की जब बारी आई तब ए ने बी को पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने की जब बारी आई तो ए ने बी को पेमेंट नहीं किया। अब सी नाम का एक बंदा है, सी नाम का एक बंदा है, अब उसने क्या किया, उसने इसको पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। ए के नाम, सॉरी ए को पे करना था, सिंपल है, तो ए तो पे नहीं कर पा रहा था, तो सी एक इंटरेस्टेड पार्टी है, सी ए को जानता है, सी क्या कर रहा है, ए को जानता है, वॉलेंटरीली उसने, वॉलेंटरीली मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना, एक अच्छे इंटेंशन से, मे बी ए का दोस्त होगा सी, तो वॉलेंटरीली सी ने ए के नाम के ऊपर वॉलेंटरीली पे कर दिया बी को कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसके नाम पे ऊपर ले लो पैसे। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि बी को तो पैसे अपने मिल गए, बी को अपने पैसे मिल गए कि नहीं, है कि नहीं। अब ए बाउंड हो गया टू पे सी, ए बाउंड हो गया टू पे सी। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ, सर कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ था सर, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था, लेकिन वॉलेंटरीली कोई थर्ड पार्टी पैसे पे करने के लिए आ गई, तो वो जो थर्ड पार्टी जिसने हेल्प किया था वो ऑफरर को, तो उन दोनों के बीच में अब यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया ए के नाम के ऊपर कि ए को पे करना पड़ेगा सी को जब भी उसके पास पैसे आए। तो क्या यहाँ पे ऑफर हुआ था, ए ने सी को ऑफर किया था कि तू मेरे नाम के ऊपर अभी पे कर दे, हम लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बोनाफाइड इंटेंशन मतलब क्या, बोनाफाइड इंटेंशन मतलब एक सिंपल खुद के वॉलेंटरीली आया, अच्छे इंटेंशन के साथ आया, कुछ यहाँ पे गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, सामने से आ गया और थर्ड पार्टी के एज ए फर्स्ट पार्टी जो ऑफरर के बिहाफ पे उसने पे कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है, इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे बोला है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन कोई भी होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी वजह से आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी, वहां पे जो भी होगा ये सारी चीज इसी बेस के ऊपर होगी, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेक्शन 69 provides that a person who is interested in the payment of money of which another is bound by law to pay, ठीक है, and who therefore pays it in entitled to reimburse by the other। सिंपल मैंने जो बोला वही लिखा है, ठीक है। therefore अगर उसने इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी पेमेंट कर देता है तो वो सिंपल सिंपल ले सकता है पैसे। कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोनाफाइड इंटेंशन मतलब अच्छा इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत इंटेंशन होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। शुड हैव बीन मेड ग्रेजुइटसली मतलब वॉलेंटरीली, मैंने बोला ना वॉलेंटरीली करना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं। अगर ए ने यहाँ पे गन पॉइंट पे अरे मेरे बिहाफ पे कर दे, कोएर्जन कर दिया तो गलत है, तो गलत है, तो नहीं हो सकता। वॉलेंटरीली सी शुड पे, सिंपल। अनदर पर्सन मस्ट बी बाउंड बाय लॉ टू पे, अनदर पर्सन मतलब ये ए जो है बाउंड बाय लॉ टू पे, सिंपल है। एंड पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ थर्ड पार्टी एंड नॉट टू हिमसेल्फ, मतलब थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, आपको नहीं पे करना है। मतलब सी, यहाँ पे क्या है एक चीज बता देता हूं कि कंडीशन ऐसा बोलती है कि सी जो है, सी लीगली बाउंड होना चाहिए ए के साथ और वो थर्ड पार्टी को पे करना चाहिए, सिंपल एज दैट, बी को पे करना चाहिए पैसे। इट इज एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे बोल दिया है, एग्जांपल देते हैं, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए ने ग्रांट की है द जमींदार, द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू गवर्नमेंट बीइंग इज एरियर। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। बी के पास लैंड है, किसकी है, ए ने बी को लैंड दिया था, ठीक है।
अब ये गवर्नमेंट है, ए का गवर्नमेंट को लैंड का ऊपर जो रेवेन्यू पे करना होता है ना, लैंड रेवेन्यू होता है, लैंड के ऊपर जो लैंड रेवेन्यू पे करना होता है, लैंड के ऊपर कुछ टैक्स होते हैं, वो सारी चीजें पे करना बाकी है अभी भी। तो जी को जो पे, गवर्नमेंट को जो पे करना बाकी है, ए के बिहाफ पे बी ने पे कर दिया इसको। किसको? ए के बिहाफ पे बी ने पे कर दिया गवर्नमेंट को। बी ने ए को बोला ठीक है भाई, देखो भाई मुझे यहाँ पे ये लैंड चाहिए, तो मैं आपके बिहाफ पे कर देता हूँ गवर्नमेंट को। तो अब यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है वो इंटरेस्टेड है ना, क्यों? ये थर्ड पर्सन जो बी है वो लैंड में इंटरेस्टेड तो है ना, क्योंकि अगर वो पे नहीं करेगा, वो पे नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको लैंड यूज करने को नहीं मिलेगा, मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट टू। बट उसने डायरेक्टली जी को पे कर दिया। किसके बिहाफ पे? सर ए के बिहाफ पे। तो इन दोनों के बीच में अब एक लीगल कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, इन दोनों के बीच में एक लीगल कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। ए शुड पे बी, ए शुड पे बी, ये यहाँ पे बोला है देखो। गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। सेल, गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट डाल दी कि सेल हो जाएगी अब, तो बी डर गया। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेल विल बी एनलमेंट ऑफ बीज लीज। बट ऑब्वियसली ए ने बी को लीज पे दिया था, अगर ए की लैंड सेल हो जाता तो बी के पास से वो लैंड चली जाती, लीज चला जाता। बी टू प्रिवेंट द सेल, बी अपने खुद की लैंड को बचाने के लिए, तभी तो वो मैं बोल रहा हूँ कि जो पे कर रहा है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, उससे कुछ फायदा होना चाहिए, और पर वो थर्ड पार्टी को पे करना चाहिए। Prevent the sale and consequent annulment of his own lease, pays to the government the same due from A. A is bound to make good to B the amount so paid. सिंपल है, ए को बी को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, ए ने बी ने खुद अपने आप से वॉलंटरीली अपने फायदे के लिए थर्ड पर्सन को वो पर्सन के ए के बिहाफ पे किया। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, सिंपल एज दैट। बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएटस एक्ट, नॉन ग्रेजुएटस एक्ट है ना आपको पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं। अब बोलोगे सर हाँ एग्जांपल से एक ही मिनट में समझ आ गया, ठीक है। नॉन ग्रेजुएटस एक्ट मतलब क्या? विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपको समझ, नॉर्मली समझ आ जाएगा कि आप नॉर्मली, आप ये क्या होता है, एक स्टोर में ऐसी चीज होती है, नॉर्मली आपके रियल लाइफ में भी ये चीज होती है, आप खुद ही समझ पाओगे कि हाँ ये चीज तो हमारे साथ होती है, तो ये तो हमें करना जरूरी है, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या लिखा, ए अ ट्रेड्समैन लीव गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट द गुड्स एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। मैंने जो बोला वो पहला जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट समझाया ना, वही एग्जांपल है कि नहीं है? मैंने बोला था कि ए ट्रेड्समैन है, एक ट्रेडमैन है, उसने अपना गुड्स बी के पास नॉन ग्रेचुइटसली, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरीली, वॉलंटरीली नहीं रखा। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट मतलब क्या? नॉन वॉलंटरीली नहीं किया, नॉट वॉलंटरीली, नॉट वॉलंटरीली, कोई वॉलंटरीली आपने कोई एक्ट नहीं किया है, वॉलंटरी नहीं किया, बट फिर भी आपसे वो गुड्स छूट गया किसी और के घर पे, या किसी और के पास वो गुड्स छूट गया आपके पास से, बट वो वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, वॉलंटरी नहीं होना चाहिए। भले ही वॉलंटरी नहीं था, पर मेरा गुड्स आपने यूज कर लिया ना। अगर मेरा गुड्स आप यूज कर रहे हो तो इन दैट सिनारियो मुझे उसका पैसा लेना बनता है। क्या आपने ऑफर किया था? नहीं किया था, फिर भी उसने यूज कर लिया मेरा गुड्स, तो यहाँ पे बाइंड हो गया ना, वो लीगली बाइंड हो गया आपके साथ, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो फिर इन दैट सिनारियो वो क्या हो गया? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बस वही चीज है जो मैंने सिंपली पहले एग्जांपल दिया था ना, वही है ये चीज। पर वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन ग्रेजुएटस एक्ट मतलब क्या? ग्रो, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट मतलब नॉन वॉलेंटरी, वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए। अब जब देखो सेक्शन 70 deal with obligation of person enjoying benefit of a non-gratuitous act when a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, भेज देता है पर नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेचुइटसली, मतलब खुद से नहीं, वॉलेंटरी नहीं। सच पर्सन हु एंजॉयज बेनिफिट मस्ट रीइंबर्स द फॉर्मर और मस्ट रिस्टोर हिम द थिंग्स डिलीवर्ड, जो भी गलती से डिलीवर हो चुका है वो रिस्टोर करना उसको जरूरी है। कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्ट मस्ट हैव बीन लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए। नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट ग्रेचुइटसली मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, पैसे नहीं चाहिए उसको। एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट मतलब सामने वाले पर्सन ने एंजॉय किया बेनिफिट, ऑलरेडी मैंने बता दिया। फोर्थ पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब क्या? सिंपल सिंपल बोलू, सिंपल सिंपल बोलू तो सपोज ए और बी, ये ए का एक स्टोर है, बड़ा सा एक स्टोर है ए का, ठीक है।
ए का एक बड़ा सा स्टोर है, वो स्टोर में बी परचेस करने के लिए, उसके स्टोर में परचेस करने के लिए आया था कोई गुड्स। अब बी एक बड़ा सा कोट पहना था, वो कोट उतार के उसने ए के स्टोर में रखा था। ठीक है, बड़ा सा एक कोट उतार के ए के स्टोर में रखा था। अब बी वो स्टोर में वो अपना कोट भूल गया, बी वो स्टोर में अपना कोट भूल गया। उसके बाद ए के स्टोर को, ए को पता चला कि ये कोट तो है किसी और का, हमारा कोट नहीं है, ये किसी एक कस्टमर का कोट यहाँ पे रह गया है। तो उसने संभाल के रखा अपनी जगह पे, जब कोई आएगा तो उसको दे देगा। ठीक है, तो ये क्या एक्टिविटी हो गई, ये इसके अंदर ये लीगली बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ। ये क्या हो गए, लीगली बाइंड हो गए। क्या ऑफर किया था बी ने कि तू मेरा कोट रख यहाँ पे, थोड़े दिन के बाद आऊंगा तो एक्सेप्ट कर ले, हम लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। क्या ऐसा हुआ? सर नहीं हुआ ऐसा। फिर भी ये लॉ की वजह से इंपोज हो गया किसके ऊपर, ए के ऊपर, कि भाई मेरी दुकान में, मेरे स्टोर में तूने कुछ रखा है तो मैं उसको संभाल के रखूंगा, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं रखूंगा। फिर जब जैसे ही तू आएगा अपना आइडेंटिटी दिखाएगा कि मेरी है, तो मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो ये फाइंडर कौन है सर, ए है फाइंडर ऑफ गुड्स, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना कि उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये कैसे हो गया, क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज में लॉजिक है कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है कि आपका ऑफर एक्सेप्टेंस कभी नहीं होने वाला है, सिर्फ बाइंड हो जाओगे आप, लीगली बाइंड हो जाओगे जस्ट थ्रू एक्ट। तो लीगली बाइंड हो गया ना ए बी, यहाँ पे बी क्या कर सकता है, ए के पास से वो कोड ले सकता है, और ए को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की कि उसको वो कोड रिटर्न करे। सिंपल एज दैट, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सिंपल। जल्दी से करते हैं। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज लायबल एज बेली। बेली का मतलब आपको नॉर्मली बेलमेंट आएगा ना, तब मैं बता दूंगा। सिंपल है, अभी के लिए इतना याद रख लो, किसी और का गुड्स आपके पास होता है ना, उसको बेली बोलते हैं। किसी और का गुड्स आपके पास होता है पर आपका वो गुड्स नहीं है, आपके पास सिर्फ है किसी और का गुड्स, तो उसको बेली बोलते हैं। सिंपल एज दैट। द फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर एंड द गुड्स एंड डिलीवर द गुड्स टू हिम ऑन डिमांड। सिंपल है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स है मतलब एक ही ड्यूटी बन जाती है यहाँ पे कि रियल ओनर को फाइंड आउट करे और उसको वो गुड्स पहुंचा दे। लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंड कर देता है। एग्जाम्पल सेम, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वैसा ही है। जल्दी से एक बार आप पढ़ लोगे स्टॉप करके तो भी चलेगा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया डिट्टो वही है। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि गलती हो गई, ए से वो कोड गुम हो गया, तो ए से अगर वो कोड गुम हो गया तो ए की गलती मानी जाएगी यहाँ पे। सिंपल एज दैट। तो क्लेम कर सकता है बी ए के पास से। पढ़ लेते चलो। बी अ कस्टमर इन डी शॉप पुट्स डाउन अ ब्रूच वॉन ऑन हर कोट, sorry, draws one on her coat and forget to pick it up, and one of D's assistant find it and puts it in drawer over the weekend. On Monday, it was discovered to be missing. D was held to be liable in absence of ordinary care which a prudent man would have taken. Simple as that. क्योंकि फाइंडर ऑफ गुड्स की लायबिलिटी है वो कि वो करे। अब गलती से उन्होंने बोल दिया कि ब्राउच जो था तो वो तो यहाँ पे रखा था, तो अब रॉच जो है वो तो निकल गया उनके हाथ से, अब प्रॉब्लम हो जाएगा इन दैट सिनारियो। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी सर, डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसका रिस्पॉन्सिबल है कि डी जो है वो पी को ढूंढे और उसको वो वापस करे। अब उसने अटमोस्ट केयर नहीं लिया तो ये तो गलती है। फिर उसके बाद है लास्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन। देखो, बाय मिस्टेक आप किसी थर्ड पर्सन को पे कर देते हो मनी, या कोएर्शन में आपने किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन को पे किया, तो लीगली बाइंड हो जाता है, आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। सिंपल एज दैट। अब सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, ए और बी है, ए ने गलती से बी को पैसे पे कर दिए, ए ने गलती से बी को पैसे पे कर दिए, या कोएर्शन में बी ने ए को गन पॉइंट दिखाया और बोला पैसे दे मुझे, तो ए ने बी को जो पैसे दिए क्या वो लीगल है? नहीं है। तो अब यहाँ पे लीगली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बी जो है बाइंड हो गया टू रिटर्न द मनी दैट ही हैज स्टोलन फ्रॉम दैट ए। ठीक है, अगर ए ने गलती से, सपोज ऐसा नहीं होता, आप सोचो कि सपोज आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई पेमेंट करते टाइम के ऊपर आप 10 नंबर्स आपने लिखा, तो नंबर्स लिखने में आपसे गलती हो गई, तो जिसको पे करना था उसकी जगह पे किसी थर्ड पर्सन को आपने पे कर दिया, तो अब लीगली बाइंड हो गया ना वो आपके साथ। आप उसको फोन करोगे कि देखो गलती से आपको मैं सेंड कर दिया है, प्लीज आप रिटर्न कर दो मुझे पैसे, तो वो कर सकते हो आप। तो वो आपके साथ लीगली बाइंड हो गया क्योंकि आपने तो गलती से उसको पैसे पे कर दिए थे। क्या आपने ऑफर किया था उसको? क्या उसने एक्सेप्ट किया आपके साथ? सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस ये वो कुछ भी नहीं हुआ है।
तो फिर इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा, अगर ऑफर एक्सेप्टेंस ये सारी चीजें नहीं हुई है फिर भी आप उसके साथ बाइंड हो चुके हैं तो ये तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल एज दैट। कोएर्जन में भी सेम ही होता है। अगर सामने वाले पर्सन ने आपके पास से जबरदस्ती पैसे ले लिए हैं तो आप वो रिटर्न ले सकते हो, तो लॉ ने आप दोनों को बाइंड कर दिया है तो वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बोली है। According to section 72, a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. Repay या return करना उसको जरूरी है। Example, A and B jointly owe 100 to C. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। A alone pays the amount to C and B, not knowing the fact, later on pays 100 to C. C is bound to repay the amount to B. देखो, A और B साथ में C को पे करना था, jointly owe। ए और बी दो पर्सन है, ज्वाइंटली उनको 100 रुपए देने थे सी को। अब यहाँ पे हुआ क्या, ए ने अकेले ने 100 रुपए दे दिए दोनों के बिहाफ पे। अब सी पैसे तो दे दिए तो काम तो खत्म हो गया, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। लेकिन बी को पता नहीं था कि ए ने हम दोनों के बिहाफ पे 100 रुपए दे दिए है सी को, तो बी ने भी अपने हिसाब से सी को 100 रुपए दिए। तो अब इट इज ड्यूटी ऑफ सी कि गलती से आपने जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मुझे दे दिए है वो वापस मैं कर दूंगा। तो ये सी की ड्यूटी हो गई, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि एक्स्ट्रा मनी जो आया वो मुझे रिपे और रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है कि सी और बी को यहाँ पे बाइंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ने, लीगैलिटी ने, उसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल एज दैट। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया और डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही नहीं होता, अग्रीमेंट ही नहीं होता। क्या ऑफर हुआ नहीं सर, एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, तो एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है, पर कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रेजेंट होते हैं। फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल में पूछते हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पोज, लॉ इम्पोज करता है आपके ऊपर। क्या आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो? नहीं करते सर, लॉ ही इम्पोज कर देता है कि आपको ये करना ही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में आपके अंदर ऑब्लिगेशन आप खुद एक्सेप्ट करते हो, सामने वाले को बोलते हो क्या मैं ऑफर करूं, आप मैं ऑफर किया, सामने वाले एक्सेप्ट करता है, तो आप दोनों एक दूसरे को पे करने के लिए कॉन्सेंट करते हो, है फ्री कॉन्सेंट करते हो वो भी। तो कॉन्सेंट, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट होता है, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्सेंट नहीं होता है, वो इम्पोज होता है, लॉ से इम्पोज होता है। ये चीज पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। ये इम्पोज बाय लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एमसीक्यू में आता है। ओके, आई गेस सो इट इज क्लियर। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आई होप सो यू लाइकिंग इट। अच्छे लगते होंगे वीडियोस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप, जितना भी आप पढ़ सको उतना पढ़ो, जितना नॉलेज आप गेन कर सको उतना गेन करो, क्योंकि नॉलेज ही बहुत सारी चीज आपको लाके दे सकता है इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल कीप सपोर्टिंग यू गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।